Hello everyone. So in this lecture, we are going to cover a numerical based chapter solutions. तो solution chapter start होता है from the class 11 जो basic formulae हैं solution के molarity, molality and mole fraction. तो इन फॉर्मूलों का ही इस चैप्टर में मेजर यूज होगा टू मेक द न्यू फॉर्मूले टू मेक द फॉर्मूले ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। तो इसलिए पहले इन बेसिक टर्म्स का क्लियर होना सबसे जरूरी है। तो उसी पे हम एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन 5 कर रहे हैं। कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन इफ डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास के आई इज 1.202। तो 20% मास बाय मास या वेट बाय वेट के आई। तो 20% वेट बाय वेट मतलब 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो यहां हमारा सॉल्यूट है के आई इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कि पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम का है। कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसके अंदर जो के आई है वो 20 ग्राम के आई है। और एक्वस मतलब बाकी जो रिमेनिंग है वो है वाटर। कि वाटर इज द सॉल्वेंट। बस यहां से हम सबसे पहले हमें फाइंड करनी है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कि मोलैरिटी के लिए हमें मोल्स और वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन की, और वॉल्यूम मिलीलीटर में आएगी तो इनटू 1000। तो मोल्स कैसे निकलेंगे? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास आ गया हमारे पास कि सॉल्यूट है के आई। तो के आई इज 20 ग्राम और उसके नीचे उसका मोलर मास, क्योंकि मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास। तो के का 39 और आयोडीन का 127, इन दोनों को ऐड करके आ गया 166। ये बन गया 10/83। तो ये आ गए हमारे पास मोल्स। तो मोल्स आ गए और नीचे हमें वॉल्यूम चाहिए, जबकि ये 100 ग्राम सॉल्यूशन क्या है? मास। कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, जबकि हमारे पास इस स्टेटमेंट से 20 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम हम निकालेंगे मास बाय डेंसिटी से, और वॉल्यूम पूरे सॉल्यूशन की लेंगे 100 ग्राम और डेंसिटी गिवन है 1.202। तो उनको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो मोल्स 10/83 और वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 100/1.202 इंटू, क्योंकि ये ग्राम पर ml में डेंसिटी गिवन है इसलिए ये वॉल्यूम आएगी ml में, तो इंटू 1000। तो यहां से क्या हो जाएगा 10/83 इंटू 1.202/100 इंटू 1000। तो ये 2 0 कैंसिल हो गई और 1.202 बस इसको हम रफ में ले लेंगे। इसको रफ में कितना ले लेंगे हम? 1.2। तो 1.2 इंटू 10 इंटू 10 ये बन जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 83। तो इन दोनों को हमें डिवाइड करना है 120 को 83 से। तो कितना बन गया? 7 और 11 में से 8 गया तो 3। फिर डेसिमल लगा देंगे 370। तो 83 इंटू 4 32। तो 4 बन जाएगा 4 30 12 32 33 ये आ जाएगा 40। तो वही 1.44 के आसपास आंसर आ जाएगा। दैट इज द मोलैरिटी। कैसे हमने मोलैरिटी फाइंड कर ली, और मोलैलिटी तो फाइंड करना और भी इजी है। कि मोलैलिटी का फॉर्मूला मोल्स तो वही रहेंगे बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। तो मोल्स तो वही 10/83 और मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलरेडी 80 ग्राम। कि 100 ग्राम का सॉल्यूशन और उसमें 20 ग्राम सॉल्यूट।
तो वाटर कितना बच गया, 80 ग्राम वाटर। तो वो यहां पे पुट कर देंगे, तो 10/83 इंटू 1000 ओवर 80। बस इसको कैलकुलेट करके हमारा मोलैलिटी आ जाएगी, और लास्ट में मोल फ्रैक्शन। तीसरी टर्म हमें निकालनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला है, उसको सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किया जाता है 2 से, और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 से। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो वही 10/83, और टोटल मोल्स मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट है वाटर, और वाटर का मोलर मास 18। तो ये बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर पूरा सॉल्यूशन बेस्ड होगा। जो फर्दर न्यूमेरिकल्स रहेंगे चैप्टर में, तो उनमें इन टर्म्स का यूज होगा। सो अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, नोट इट, टेक द स्क्रीनशॉट। फिर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो पहला टॉपिक शुरू होता है चैप्टर में, थ्योरेटिकल चैप्टर शुरू होता है थ्योरी से सॉल्युबिलिटी। कि सॉल्युबिलिटी में बस चैप्टर में एक लाइन लिखी जाती है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक मीन्स polar dissolves in polar solvent and non-polar dissolves in non-polar solvent. In non-polar solvent कि क्या मीनिंग है इसका? तो उसके लिए हमें पोलर नॉन पोलर समझना पड़ेगा। कि जैसे CO2 कि C डबल बॉन्ड O, ये 11th में इसका स्ट्रक्चर होता था, और ऑक्सीजन जितनी ये इलेक्ट्रॉन खींच रही है उतनी ही वो खींच रही है, तो जिससे नेट चार्ज 0 हो जाता है, और ये मॉलिक्यूल बन जाता है नॉन पोलर। कि जिन मॉलिक्यूल्स का नेट चार्ज 0 है वो नॉन पोलर है, और जिनका नेट चार्ज 0 नहीं है, जैसे वाटर नेट चार्ज इज नॉट 0, तो वो पोलर। एग्जाम्पल वाटर, NH3, और ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर हाईली पोलर इन नेचर। आयनिक कंपाउंड्स KCl, NaCl, और जो नॉन पोलर जैसे हो गई CO2, CH2, और साथ में कार्बन चेन। सिंपल कार्बन चेन मतलब एल्केन, ये होते हैं नॉन पोलर। और फंक्शनल ग्रुप विद कार्बन चेन वो बन जाते हैं पोलर। तो इन स्टेटमेंट को यूज करके NCERT बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कि हमें एक सॉल्वेंट दे दिया ऑक्टेन। एक सॉल्वेंट दे दिया ऑक्टेन, और उसमें हमें इनका सॉल्युबिलिटी बतानी है, इनका सॉल्युबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना है, जिसमें 4 हैं। साइक्लोहेक्सेन KCl, CH3OH, CH3CN। तो ऑक्टेन इज 8 कार्बन चेन, और जो कार्बन चेन होती है सिंपल कार्बन चेन इज नॉन पोलर। तो जो सॉल्वेंट है वो है नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में नॉन पोलर सॉल्यूट ही जल्दी से मिक्स होगा। तो अब हमें इन चारों को देखना है, साइक्लोहेक्सेन को, KCl को, CH3OH, CH3CN। कि साइक्लोहेक्सेन भी बस कार्बन की चेन की जगह रिंग है, तो रिंग कार्बन चेन इज नॉन पोलर। और KCl एक आयनिक कंपाउंड है जो हाईली पोलर है। इसके तो पूरे आयंस बन जाएंगे K+Cl-। और CH3OH में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये वाला मॉलिक्यूल कोवलेंट में ज्यादा पोलर होगा,
और CH3CN, इसमें भी CN पे आएगा नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, बट ये लेस पोलर होगा क्योंकि CN या N इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो इसके बेस पे हम क्या कंक्लूजन बता सकते हैं सॉल्युबिलिटी का, कि सबसे ज्यादा सॉल्युबल साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद CH3CN जो कम पोलर है, फिर CH3OH जो ज्यादा पोलर है, और फिर KCl जो हाईली पोलर आयनिक कंपाउंड है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ बैक एक्सरसाइज। और सिमिलर क्वेश्चन नंबर 25 भी एनसीईआरटी का है, जो बेस्ड है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो वो वाटर में पूछी हुई है, तो डू इट, ट्राई इट योरसेल्फ। और इसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक इसमें कंटिन्यू होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो यहां पे यूज करते हैं कि जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, और साथ में यूज होता है 11th का ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ये इक्विलिब्रियम में टर्म आती थी कि ये क्या कहता था कि एक रिएक्शन है, अगर वो एंडोथर्मिक है उसकी फॉरवर्ड, और बैकवर्ड एक्सोथर्मिक है, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन उस टेम्परेचर को कम करने के लिए फेवर करेगी एंडोथर्मिक को, और अगर फॉरवर्ड एंडोथर्मिक हुई तो हम लिख देंगे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करना से फेवर होगी एंडोथर्मिक, और फेवर होगी एंडोथर्मिक मतलब सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, क्योंकि सॉल्युबिलिटी वाला प्रोसेस भी एंडोथर्मिक है। तो सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज से क्या होगा, वही फेवर तो एंडो होगी। तो अगर फॉरवर्ड एंडो है तो बैकवर्ड क्या हो जाएगी, एक्सो, जिससे सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। तो एक छोटी सी थ्योरेटिकल टर्म आती है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी पे, तो दैट डिपेंड्स ऑन एंडो और एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ रिएक्शन। और फिर हमारे लिए आते हैं कि पहले सॉल्यूशन का टाइप आता है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, तो यहां से हमारे मेजर टॉपिक शुरू होते हैं। गैस इन लिक्विड इस टाइप का एक सॉल्यूशन है कि जिसमें हम जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है और जो सॉल्यूट है वो गैसियस इन नेचर है। यहां पे पहले हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे गैस इन लिक्विड का सबसे एग्जांपल हो गया, जैसे सी में ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होती है और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, जिससे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी डिक्रीज। तो इसी पे एक क्वेश्चन होता है कि व्हाई एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर, क्योंकि हॉट वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगी, जिससे एक्वेटिक स्पीशीज को ऑक्सीजन कम मिलेगी। सो दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड।
तो ये रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। और इफेक्ट ऑफ, सेकंड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर के ऊपर एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, तो सबसे अच्छा इसका एग्जांपल होता है प्रेशर को समझने का थ्रू एरिएटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स। कि जब एरिएटेड ड्रिंक्स बनाते हैं तो इनमें जो गैस होती है, जैसे CO2 गैस होती है, तो उसको लिक्विड में ज्यादा मिक्स करने के लिए जो ढक्कन है उसको एक प्रेशर से बंद करते हैं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है, और बोलते हैं कि दी सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, कि हेनरीज ने कहा सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। जितना ज्यादा बाहर से प्रेशर आएगा उतने ही गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होंगे और वो लिक्विड के अंदर ज्यादा सॉल्यूबल हो जाएंगे। तो ये हो गया एक्सटर्नल प्रेशर। और एक होता है कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड में आ गए तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स एक इंटरनल प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और वो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ गैस, और उस क्वांटिटी ऑफ गैस को डिनोट करने के लिए टर्म यूज कर ली मोल फ्रैक्शन, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, वेयर KH इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। KH इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। तो इस हेनरी कांस्टेंट में हमें दो तीन चीजें याद रखनी है कि यूनिट ऑफ KH, यूनिट ऑफ KH, कि जो KH है कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो जो यूनिट प्रेशर की क्वेश्चन में गिवन है वही यूनिट हम KH की यूज करेंगे इन दी क्वेश्चन। और दूसरा, अगर KH बढ़ता है कि इसकी जो वैल्यू है वो हर गैस के लिए अलग अलग है, तो KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। उसी पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लास्ट क्वेश्चन होता है, चार वैल्यूज, चार गैस की KH वैल्यू दे दी, तो जिसकी KH वैल्यू ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम। और टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज। टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, KH के भी साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब KH और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। इस पे भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में MCQ है। तो ये हेनरीज लॉ और ये हमारे चैप्टर का पहला फॉर्मूला बन गया, जिसपे अभी हम एक सॉल्व्ड एग्जांपल करेंगे एनसीईआरटी का, एग्जांपल नंबर 4, दैट इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। सो नोट इट डाउन, अंडरस्टैंड द टर्म्स। दिस इज हेनरीज लॉ। So this is the example number 4. If N2 gas is bubble through water at 293 Kelvin, how many millimoles? बस अभी हम इन moles word पे ही फोकस करते हैं कि how many moles of nitrogen gas is soluble in 1 liter of water, या would dissolve in 1 liter of water. Assume that N2 exerts a pressure, N2 गैस का हमें प्रेशर दे दिया 0.987 बार, और साथ में KH दे दिया 76.48 किलो बार, जिसको हमें बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 76.48 इंटू 1000, सो दैट विल बिकम, या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर 3 बार। तो अब हमें निकालने हैं मोल्स ऑफ नाइट्रोजन।
और क्वेश्चन में KH आ गया, तो हेनरीज लॉ का फॉर्मूला है प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस 0.987 इक्वल टू KH 76.48 इंटू 10⁻³ इंटू मोल फ्रैक्शन। यहां से हम निकाल लेंगे नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन और फिर उस मोल फ्रैक्शन को हम यूज करेंगे टू फाइंड द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फिर यहां पे हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाय टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाय, तो यहां से हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगी 0.987 बाय 76.48 इंटू 10⁻³। यहां से हम निकाल लेंगे इसकी मोल फ्रैक्शन और फिर उस मोल फ्रैक्शन को यहां पुट करेंगे और हमें निकालने हैं मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन तो फाइंड करने हैं। अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट गिवन है 1 लीटर ऑफ वाटर, कि अब हमें फाइंड करने हैं मोल्स ऑफ वाटर। पहले मोल्स ऑफ वाटर चाहिए, तो वाटर गिवन है 1 लीटर, तो 1 लीटर वाटर मतलब 1000 ml, और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर ml, इसलिए वाटर का जो वॉल्यूम है वो ही मास बन जाएगा। और यहां से हमारे पास आ जाएंगे मोल्स ऑफ वाटर 1000/18 55.5 मोल्स, और इन 55.5 मोल्स को हम N1 की जगह पुट कर लेंगे। और यहाँ पे एक और शॉर्टकट आता है, एक और ट्रिक होती है कि अगर N1 प्लस N2 में कि जो डिनोमिनेटर है इन दोनों का टोटल है, अगर उसमें मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 10 से ज्यादा है, तो इस N1 प्लस N2 को हम N1 ही ले सकते हैं। कि अब ये फाइनल आंसर क्या बन जाएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन 0.987 बाय 76.48 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमें फाइंड करने हैं डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर 55.5। यहां पे हम नीचे प्लस N2 नहीं करेंगे, इसको हमने सिर्फ N1 लिख लिया। और फिर जो मोल्स आ गए उस मोल्स को मिली मोल्स बनाने के लिए इंटू 1000, जो भी यहां से मोल्स आएगा उसको एक छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये हेनरीज लॉ पे एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, और सिमिलर ऐसे ही इन टेक्स्ट में भी क्वेश्चन दे रखे हैं। अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल, टेक द स्क्रीनशॉट, नोट इट, और इसके बाद इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन आती है, थ्योरी आती है, फिर वो डिस्कस करते हैं। और फिर एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, कि जैसे एक एप्लीकेशन तो हम पढ़ ही चुके हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और एरिएटेड ड्रिंक्स दे आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ हेनरीज लॉ। फिर दूसरी आती है हाई माउंटेन्स पे, कि जब हाई माउंटेन्स पे जाते हैं तो हाई माउंटेन्स पे प्रेशर कम है, कि यहां पे जो प्रेशर है वो लो है। तो एट हाई माउंटेन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, और ये होता है गैस इन लिक्विड पे, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, जो लिक्विड है वो ब्लड हो गया, इज लो, जिससे लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज लो बिकॉज ऑफ लो प्रेशर, और फिर यहां पे एक प्रॉब्लम दे रखी होती है जिसका नाम होता है एनॉक्सिया। ब्रेन के पास कम ऑक्सीजन जाने के कारण जो ब्रेन की थिंकिंग पावर है, जो मेमोरी है, वो कम होने लग जाती है, उसको बोलते हैं एनॉक्सिया।
तो ये हो गई हाई माउंटेन्स पे। और फिर आता है डीप सी डाइविंग। जब डीप सी डाइविंग में जाते हैं, स्कूबा डाइविंग में जाते हैं, तो वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, हाई प्रेशर ऑफ। तो हाई प्रेशर होने से क्या होता है कि solubility of gases increases in या during deep sea diving। तो क्या बोलते हैं कि along with oxygen nitrogen also becomes highly soluble in blood। Nitrogen also becomes highly soluble in blood। और जब इन स्कूबा डाइवर जब वापस ग्राउंड लेवल पे आएगा, तो वहां पे आके जो सॉल्युबिलिटी है कि व्हेन डाइवर रिटर्न्स, तो रिटर्न होने पे प्रेशर कम हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। एंड देन नाइट्रोजन क्रिएट्स बेंड्स इन द बॉडी। उस नाइट्रोजन के कारण बॉडी में बेंड्स पड़ते हैं। सो स्कूबा डाइवर कैरीज सिलेंडर। इसलिए स्कूबा डाइवर्स को सिलेंडर कैरी करना पड़ता है। जिस सिलेंडर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन गैस ऐड करते हैं हीलियम गैस। और नाइट्रोजन होती है 56% के ऑलमोस्ट 56.2, ऑक्सीजन 32.1, और जो बच गई 11.7% वो एक्स्ट्रा हीलियम गैस डाल देते हैं, बिकॉज हीलियम गैस हैज नो इफेक्ट ऑन द बॉडी। सो दिस कंप्लीट्स द हेनरीज लॉ टॉपिक। तो एक हाई माउंटेन्स पे और एक डीप सी डाइविंग में जब जाते हैं, तो लर्न दिस, रिमेंबर दिस। और इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर के सेकंड टॉपिक पर। तो रॉल्ड्स लॉ कि ये होता है लिक्विड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन पे। और इस टॉपिक को करने से पहले एक टर्म समझनी है हमें, वेपर प्रेशर। कि वेपर प्रेशर क्या होता है कि जो लिक्विड है, कि कोई भी एक लिक्विड है उसके वेपर्स बनते रहते हैं। कि यहां से हो रही है इवेपोरेशन और ऊपर से होती है कंडेंसेशन। और जब इन दोनों का रेट, कि रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन ये इक्वल हो जाता है, तो जो वेपर्स हैं उनकी भी क्वांटिटी फिक्स हो जाती है। और द प्रेशर बाय द वेपर्स, द प्रेशर बाय द वेपर्स above the surface of liquid, the pressure by the vapors above the surface of liquid is known as vapor pressure। और एक प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हम डिनोट करेंगे पी नॉट से। कि पी नॉट मतलब वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। और फिर अब हम दो लिक्विड लेंगे, क्योंकि जो रॉल्ड्स लॉ है वो लिक्विड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन पे काम करता है। कि एक लिक्विड ए, तो उसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए, और दूसरा लिक्विड बी, उसका वेपर प्रेशर पी नॉट बी। और फिर इन दोनों लिक्विड को हमने मिक्स कर दिया एक कंटेनर में। एक कंटेनर में ए और बी को मिक्स कर दिया, तो ए के भी वेपर्स आ रहे हैं और बी के भी वेपर्स आ रहे हैं। तो अब हमें पढ़ना है, फॉर्मूला बनाना है टोटल वेपर प्रेशर का। जो फॉर्मूला होता है पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट मतलब वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, और एक्स ए एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी।
तो इसलिए ये 11th के फॉर्मूले ये आगे फॉर्मूलों में यूज होंगे। और XA प्लस XB या X1 प्लस X2 होता है 1 के इक्वल, इसलिए हम XA की जगह 1 माइनस XB भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा P नॉट A माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट B XB। तो इन दोनों में से हम XB को कॉमन ले सकते हैं। तो फॉर्मूला बन गया P नॉट A, जिसपे आ जाता है MCQ, और P नॉट B माइनस P नॉट A। ये वाली A वाली टर्म माइनस में है तो इसको पीछे लिख दिया, तो इस पे MCQ आ जाता है। और ये फॉर्मूले यही हमारे लिए मेजर फॉर्मूला है जिसपे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, जहां पे PA हो जाता है P नॉट A XA और PB हो जाता है P नॉट B XB। तो मेजर हमें इस फॉर्मूले का याद रखना है टू फाइंड दी टोटल वेपर प्रेशर। और अब इस पे हम करते हैं न्यूमेरिकल। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16, 36 एंड 38, ये मेजर इन पे क्वेश्चन है, जिसमें से अभी हम 16 को सॉल्व करते हैं टू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रॉल्ट्स लॉ। सो राइट द फॉर्मूला, टेक अ शीट, उस पे हेनरीज लॉ का फॉर्मूला लिखो, रॉल्ट्स लॉ का फॉर्मूला लिखो, मेक द शीट ऑफ फॉर्मूले ऑफ दिस चैप्टर। So this is the 16 क्वेश्चन ऑफ बैक एक्सरसाइज कि दो लिक्विड, एक हेप्टेन और दूसरा ऑक्टेन, इन दोनों को मिक्स किया। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स, ये इनके P नॉट गिवन है। P नॉट ऑफ हेप्टेन 105.2 और P नॉट ऑफ ऑक्टेन 46.8 किलो पास्कल। तो दोनों की यूनिट सेम है, तो इसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो P टोटल निकालना है वो भी सेम इसी यूनिट में आ जाएगा, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB की कैलकुलेट फाइंड टोटल वेपर प्रेशर। तो P नॉट तो हमें गिवन है, बस क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन। बस मोल फ्रैक्शन ढूंढनी है। जब 26 ग्राम हेप्टेन इज मिक्स्ड विद 35 ग्राम ऑक्टेन, तो गिवन मास भी दे रखे हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन का फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ हेप्टेन बाय टोटल मोल्स। तो हेप्टेन कि एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2, कि जितनी हाइड्रोजन, कार्बन हेप्ट में 7, तो हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा, ऑक्टेन हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा। तो इनके मोलर मास, कि मोलर मास कितने बनेंगे, तो 12 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 16, तो 84 प्लस 16 100 ग्राम। कि कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, और ऑक्टेन का मोलर मास कितना आ जाएगा, तो 12 इंटू 8 96, 96 प्लस 1 इंटू 18, तो 114। तो यहां से हम इनके निकाल लेंगे मोल्स। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 26/100 0.26, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 35/114, तो ये आ जाता है अप्रॉक्स 0.350, तो 0.342 बन जाएगा इंटू 0.3231। ये लिख के बस अब इसमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है कि 0.26 बाय 0.26 प्लस 0.32, तो 0.26 बाय 0.58, डेसिमल भी कट गया, 26/58 इसको सॉल्व करना है। और जब एक की मोल फ्रैक्शन आ जाएगी तो मोल फ्रैक्शन का टोटल होता है 1, तो दूसरे की मोल फ्रैक्शन हम 1 से भी माइनस करके निकाल सकते हैं, और फिर इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है
पी टोटल आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट 3 मार्कर क्वेश्चन है। सेम ऐसे ही 16 के बाद 36 और 38 वो भी इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। नोट इट डाउन, अंडरस्टैंड इट। और क्वेश्चन नंबर 38 में एक टर्म और आती है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस की जो वेपर्स बन गए ए और बी के, उसमें से ए की मोल फ्रैक्शन बताओ और बी की मोल फ्रैक्शन बताओ। तो वेपर फेस को हम डिनोट करेंगे वाई से। तो वाई ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए बाय टोटल प्रेशर, और प्रेशर ऑफ ए निकलेगा पी नॉट ए एक्स ए से, और प्रेशर ऑफ बी निकलेगा पी नॉट बी एक्स बी से, और वाई बी बन जाएगा पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी। तो पहले हमें बस पी ए पी बी वही पी नॉट ए एक्स ए, पी बी पी नॉट बी एक्स बी, उससे मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे इन वेपर फेस। और फिर इस पे एक ग्राफ आता है रॉल्ड्स लॉ पे कि जब हमने दो लिक्विड को मिक्स किया, जब दो लिक्विड को मिक्स किया तो यहां पे मोल फ्रैक्शन कि अगर एक्स ए 0 है तो एक्स बी 1 होगा, एक्स बी 0 है तो एक्स ए 1 होगा। तो एक्स ए का ग्राफ 0 to 1 लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, तो ये लाइन हो गई एक्स ए की, पी नॉट ए एक्स ए, और फिर ये लाइन हो गई पी नॉट बी एक्स बी की, और जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन करती है वो होती है पी टोटल, पी टोटल। तो यहां पे अब थोड़ा सा एक 5 मिनट का थ्योरी का टॉपिक आता है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कि एक होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, दूसरे होते हैं कि ये कि क्या बोलते हैं कि यहां पे हमारे पास इस चैप्टर में हम 2-3 बार इस टॉपिक को यूज करेंगे कि एक होता है थ्योरेटिकल आंसर और एक होता है एक्सपेरिमेंटल आंसर। कि जो हमने बस फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लिया कि हमने पी टोटल निकाल लिया यूजिंग पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और फिर हमने लैब में गए और एक्सपेरिमेंट से पी टोटल निकाला कि अगर ये दोनों आंसर मैच कर रहे हैं तो उन सॉल्यूशन को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। कि दो सॉल्यूशंस which follows Raoult's law are known as ideal solution। कि उनका आंसर जितना आना चाहिए उतना ही एक्सपेरिमेंट से आ रहा है, बट कभी कभी क्या होता है, ये आंसर जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। तो दो सॉल्यूशन आर नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशंस which do not follows Raoult's law are known as non ideal solution। फिर अब हमें इस नॉन आइडियल के हमारे सिलेबस में 2 टाइप आते हैं जिनको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। कि एक होती है पॉजिटिव डेविएशन और एक होती है नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन मींस जो एक्सपेरिमेंटल आंसर आया है, जो पी टोटल एक्सपेरिमेंट से आता है वो थ्योरेटिकल से ज्यादा है। और ऐसा क्यों होता है? और इसमें जो पी टोटल आया है वो थ्योरेटिकल से कम आया है, वो हो गए वो नेगेटिव डेविएशन। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे एसीटोन
एनसीईआरटी में लिखा होता है एसीटोन मतलब प्रोपेनॉन और इसके साथ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का क्या फॉर्मूला होगा? CHCl3। इसमें जो हाइड्रोजन है कि क्लोरीन के माइनस आई के कारण हाइड्रोजन इतनी ज्यादा पॉजिटिव हो गई कि ऑक्सीजन के लोन पेयर उसको अट्रैक्ट करने लग गए, जिससे इन दोनों लिक्विड्स के बीच में आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि नेगेटिव डेविएशन में बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो जाते हैं, जिससे वेपर्स जितने बनने चाहिए उससे कम बनने लग जाते हैं, वेपर डिक्रीज होने लग गए। और वेपर डिक्रीज होंगे कि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। और यहां पे आते हैं वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहां पे कौन से फोर्स आ जाते हैं? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इसका जो एग्जांपल है वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल होता है कि इथेनॉल और वाटर। ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा है इथेनॉल और वाटर तो एक दूसरे में हाईली सॉल्यूबल है, बट क्या बोला जाता है कि जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और वाटर में अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और ये एक दूसरे की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को काटते हैं, क्रॉस करते हैं, जिससे वेपर्स बढ़ जाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो यहां पे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट कि अब हमें कम बॉईल करना पड़ेगा, और यहां वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और फिर इनमें एक वर्ड आता है एजियोट्रॉप। एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं एजियोट्रॉप। तो ये एजियोट्रॉप वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए, कि मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स बट बोथ बॉइल्स एट सेम टेम्परेचर। कि दो लिक्विड होने के बावजूद भी वो बीच में एक ऐसी कंडीशन आती है कि वो एक साथ बॉयल करते हैं, बोथ लिक्विड बॉइल्स एट सेम टेम्परेचर। और बॉइलिंग पॉइंट के नाम पे इस एजियोट्रॉप को नाम देते हैं कि जिसमें बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है उसमें बोलते हैं बनता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन सी डेविएशन में आता है और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन सी डेविएशन में आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है थ्रू बाय द सीबीएसई। इन विच डेविएशन वुड यू गेट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये रॉल्ट्स लॉ की थ्योरी खत्म। और फिर बस एक छोटा सा एनसीईआरटी में पैराग्राफ दिया होता है कि हेनरीज लॉ एंड रॉल्ट्स लॉ आर स्पेशल केस ऑफ ईच अदर। हेनरीज लॉ, इसका फॉर्मूला था KH इंटू मोल फ्रैक्शन, और रॉल्ट्स लॉ में एक लिक्विड के लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है? P0A इंटू मोल फ्रैक्शन। बस ये डायरेक्ट गैस इन लिक्विड पे है, ये जो वेपर्स बन जाते हैं, जो गैस बन जाते हैं, उनके ऊपर है। बस इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है कांस्टेंट का डिफरेंस। इन बोथ द लॉज द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ओनली डिफरेंस इज ऑफ the constant. So Henry's law and Raoult's law are special case of each other. तो ये हमारा टॉपिक हुआ खत्म। और फिर इस चैप्टर में सबसे बड़ा टॉपिक आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कि जैसे हम दो लिक्विड लें और एक में डाल दें कि दोनों, जैसे 100 ग्राम वाटर है
और एक लिक्विड में डाल दिया हमने 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज, और दूसरे लिक्विड में डाल दिया 1 मोल कोई भी, जैसे सुक्रोज, या 1 मोल यूरिया जो फर्टिलाइजर में आता है वो ऐड कर दिया। और ये जो सॉल्यूट है इनको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ये जो सॉल्यूट होते हैं नॉन वोलाटाइल मतलब जो खुद वेपर नहीं बनते, विच डज नॉट वेपराइज। तो एक में 1 मोल ग्लूकोज, दूसरे में 1 मोल यूरिया। तो क्या लगता है दोनों में जो चेंज आएंगे वो सेम आएंगे या डिफरेंट आएंगे? दोनों की जो प्रॉपर्टीज, दोनों कंटेनर में जो लिक्विड है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी या डिफरेंट होंगी? होनी तो डिफरेंट चाहिए, बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं कि दोज प्रॉपर्टीज which does not depend on nature of solute, which does not depend on nature of solute, कि हमने क्या डाला उससे फर्क नहीं पड़ता, but depends on number of particles of solute, कि हमने क्या डाला उससे फर्क नहीं पड़ता, हमने कितना डाला उससे फर्क पड़ता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। तो दोनों में जब 1 मोल आ गया तो दोनों में जो चेंज आएंगे वो सेम आएंगे। और 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure। तो पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि ये है एक वाटर प्योर सॉल्वेंट, और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम कैसे डिनोट करते हैं? P0 से। और फिर इसमें हमने ऐड कर दिया उसी लिक्विड में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, कि जो खुद तो वेपर बनेगा नहीं, बट जो लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है, उसके मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा और उसके भी जो वेपर्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, की जो प्योर सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन से ज्यादा वेपर्स क्रिएट करेगा, P0 इज ग्रेटर देन PS। और फिर हमारा फॉर्मूला बनता है P0 माइनस PS ओवर P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। P0 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड PS मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इसी पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 17 और 18 बेस्ड है। सो नोट दी फॉर्मूला, और इस पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ बैक एक्सरसाइज, calculate the mass of a non-volatile solute which should be dissolved in 114 ग्राम ऑक्टेन। सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स में कोशिश करना, ये डायग्राम बना के करो कि 114 ग्राम ऑक्टेन, इसमें कितना सॉल्यूट ऐड करें, कितना सॉल्यूट ऐड करें, मतलब सॉल्यूट का वेट हमें निकालना है। और क्वेश्चन में इसका मोलर मास गिवन है 40 ग्राम, कि सॉल्यूट का मास निकालना है सच दैट इट्स वेपर प्रेशर reduces to 80%, वेपर प्रेशर reduces to 80%। तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन के लिए काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स में और सॉल्यूशन में लेट P0 इज इक्वल टू 100।
तो PS कितना होगा, तो यहां पे आपको दो वर्ड में केयरफुल रहना है, reduces to एंड reduces by। कि reduces to मतलब जो वेपर प्रेशर है वो 100 से 80 पे लाके रोकना है, और reduces by मतलब 80 कम करना है। तो यहां पे PS बनेगा 80 और यहां PS बनेगा 20। सो बी केयरफुल विद दिस टू एंड बाय। तो यहां पे जो PS है वो हो जाएगा 80। तो फॉर्मूला क्या है, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो P0 और PS तो हमारे पास है, तो जो हमें निकालना है वो वेरिएबल छुपा हुआ है मोल फ्रैक्शन में। तो यहां हमें यूज करना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला N2 ओवर N1 प्लस N2। तो N2 इज सॉल्यूट, और सॉल्यूट का मास ही हमें निकालना है। तो लेट मास ऑफ सॉल्यूट X और मोलर मास दे रखा है 40, और N1 मतलब 114 ग्राम ऑक्टेन, और ऑक्टेन का मोलर मास अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, C8H18 114। बस इन वैल्यूज को यहां पुट करना है मोल फ्रैक्शन में, N2 ओवर N1 प्लस N2, और उस N2 ओवर N1 प्लस N2 को यहां लिख देंगे और फिर हम निकाल लेंगे आंसर। तो कोई ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, आंसर आएगा इसका 10 ग्राम। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, और सिमिलर टाइप होता है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17। सो टेक द स्क्रीनशॉट, नोट इट। बस क्वेश्चन 17 में क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 12.3 किलो पास्कल। कि क्वेश्चन 17 में P0 दे दिया और बोला है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन। कि 1 मोलल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें निकालना है। तो 1 मोलल मींस इस लाइन को हमें यूज करना है क्वेश्चन में, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, और मोलैलिटी होती है बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, तो इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गए 1 मोल, और मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया 1000 ग्राम। तो मोल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे 1000 ओवर 18 55.5। P0 हमें गिवन है और PS हमें निकालना है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन N2 ओवर N1 प्लस N2। तो यहां हम वैल्यूज पुट कर देंगे जिससे आ जाएगा PS। क्वेश्चन 17, 18, जिनमें से 18 is more important question than 17. So note it down, understand. तो सेकंड और थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनके फॉर्मूले हम एक साथ ही समझते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कि वही एक लिक्विड में जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उससे वेपर प्रेशर कम हो गया, कि वेपर्स कम बन रहे हैं। अब उतने ही वेपर्स बनाने के लिए हमें जो हीट है वो ज्यादा देनी पड़ेगी। कि जो पहले का बॉइलिंग पॉइंट था और जो नया बॉइलिंग पॉइंट है उसमें T2 इज ग्रेटर देन T1। पहले का बॉइलिंग पॉइंट मतलब जब प्योर लिक्विड था, कि प्योर लिक्विड के वेपर्स इजीली बन रहे थे, ज्यादा बन रहे थे, और अब वेपर्स कम बन रहे हैं। तो T1 T2 में T2 इज ग्रेटर देन T1। T1 मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और T2 मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो T2 इज ग्रेटर देन T1। तो यहां हम यूज करते हैं डेल्टा T,
और फॉर्मूला बनता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम मतलब मोलैलिटी। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, या तो डेल्टा टी बी डायरेक्ट देंगे, नहीं तो डेल्टा टी बी हम निकालेंगे T2 माइनस T1 से। कि बॉइलिंग पॉइंट कि पानी में जब हम नमक डाल दें तो अगर बॉइलिंग पॉइंट जैसे प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो अब वो बॉइल करेगा 101 पे 102 पे इतने डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करना शुरू कर देगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि जो प्योर लिक्विड है, कि जैसे पानी 0 डिग्री पे फ्रीज होता है और वो आइस कन्वर्ट हो जाता है आइस में, बट जब उसमें हम सॉल्यूट ऐड कर दें तो अब वो 0 डिग्री सेल्सियस की जगह -1, -2 और भी कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कि यहाँ पे T1 और T2 में T1 इज ग्रेटर देन T2, और यहाँ पे बस B लगाया है, इस फॉर्मूले में लगाते हैं F, डेल्टा F इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, और KB को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, और KF को बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो एक मोलर डिप्रेशन और दूसरा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये KF के नाम है, ये KB के नाम है, और इन दोनों की यूनिट ऑफ KB और KF तो ये एग्जाम्पलर में पूछी हुई है, उस पे MCQ दे रखा है। इन दोनों की जो यूनिट बनेगी कि KB का फॉर्मूला आएगा या KB या KF का डेल्टा T ऊपर मोलैलिटी, टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन और मोलैलिटी होती है मोल्स पर kg, तो पर kg ऊपर आ जाएगा तो यूनिट बन जाएगी केल्विन kg पर मोल। तो यूनिट ऑफ KB एंड KF इज सेम, और इनकी वैल्यूज हमें न्यूमेरिकल में गिवन होगी, सो नोट इट डाउन। फिर इस पे हम एक ग्राफ बनाते हैं और फिर न्यूमेरिकल। तो अब इन दोनों पे हम साथ में ही एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, उस पे केस स्टडी आ सकता है। कि यहां लिखते हैं वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर। एक प्योर सॉल्वेंट, उसको जब हीट करना शुरू किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, और जब उसका प्रेशर बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा तो हम बोलेंगे यहां पे उसकी बॉयल शुरू हो गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो वो बॉइलिंग पॉइंट आया T1 टेम्परेचर पे, किसका? प्योर सॉल्वेंट का। बट जो सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। अब उसका ग्राफ नीचे से शुरू होता है और उसको उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने में अब ज्यादा टेम्परेचर लग जाता है, T2 इज ग्रेटर देन T1। तो ये प्योर सॉल्वेंट की लाइन हो गई और ये सॉल्यूशन की लाइन हो गई, और इन दोनों में डेल्टा T। और फ्रीजिंग पॉइंट में बस ग्राफ वही वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। तो प्योर सॉल्वेंट जिस टेम्परेचर पे फ्रीज होता था, जो सॉल्यूशन है वही वेपर प्रेशर उसका कम हो गया तो वो और जल्दी फ्रीज होगा, उसका टेम्परेचर और भी कम लगेगा उसको फ्रीज करने में। यहां पे T1 इज ग्रेटर देन T2 और यहां पे T2 इज ग्रेटर देन T1, और इन दोनों के बीच में डेल्टा T, ये सॉल्वेंट की लाइन और ये सॉल्यूशन की लाइन। एनसीईआरटी में इसको थोड़ा सा ऐसे इससे ज्वाइन कर रखा है।
सो दिस इज द ग्राफ और इस पे अब हम करते हैं न्यूमेरिकल। तो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कि वाटर गिवन है क्वेश्चन में 500 ग्राम वाटर और बोल दिया इसका बॉइलिंग पॉइंट है 99.63 डिग्री सेल्सियस, ये होता है T1 और बोला है इसमें कितना सुक्रोस ऐड कर दें, कितना सुक्रोस ऐड कर दें मतलब वेट ऑफ सुक्रोस हमें फाइंड करना है सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो T1 से T2 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाए। तो लेट वेट ऑफ सुक्रोस एस, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। बस क्वेश्चन में एनसीईआरटी में KB नहीं लिखा, एग्जाम में KB गिवन होगा। तो डेल्टा TB हम कैसे निकाल लेंगे, T2 माइनस T1 100 माइनस 99.63 0.37 डिग्री सेल्सियस। एक तो ये चीज याद रखना कि जो डेल्टा T है, देखो टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन होती है। टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो उसे केल्विन में जरूर करना, बट डेल्टा T इज सेम इन बोथ यूनिट्स, इज सेम इन बोथ यूनिट्स। जो चेंज आएगा वो चेंज दोनों में सेम होता है, चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो। कि इसको भी हम 273 ऐड करके केल्विन में करेंगे और इसको भी 273 ऐड करके केल्विन में करेंगे, तो 373 माइनस 373 72.63, तो चेंज आएगा वो सेम ही आएगा। और KB गिवन है, तो जो हमारा वेरिएबल है वो है मोलैलिटी के अंदर, कि डेल्टा TB आ गया, KB गिवन है, तो जो वेरिएबल छुपा है वो छुपा है मोलैलिटी में, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मास हमें निकालना है सुक्रोस का और मोलर मास बनेगा C12H22O11 का 342 और मास ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम वाटर। तो मास ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम वाटर, बस इनको पुट करना है फॉर्मूले में। तो मोलैलिटी हो गई मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास इनटू 1000। सो डेल्टा TB 0.37 इज इक्वल टू 0.52 इंटू x बाय, ये 2 0 कट गई, ये 2, ये 171, तो x बाय 171, यहां से x फाइंड करना है। So this is in text question on elevation in boiling point। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसी के ऊपर बेस्ड है। सो डू इट, ट्राई इट। और एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे डी आइसिंग पे। जैसे कहीं पे स्नोफॉल ज्यादा हो गई, जैसे यूएस कनाडा में स्नोफॉल ज्यादा होती है, तो वहां क्या करते हैं कि उसके ऊपर सॉल्ट डालते हैं, कि सॉल्ट डालने से क्या होगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेशन हो जाएगा। कि कैसे, मतलब कि मान लो ये जो बर्फ है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, अभी जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, पर जब हमने इस पे सॉल्ट ऐड कर दिया तो अब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस से मान लो -2 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, बट एक्सटर्नल टेम्परेचर तो उससे कम है, तो ये मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, जिसको बोलते हैं डी आइसिंग। कि अब ये -2 डिग्री पे फ्रीज होगी, जो बर्फ है वो 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगी, 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगी, उससे लोअर टेम्परेचर पे -1, -2, -3
कि टेम्परेचर में डिप्रेशन आ जाता है, उससे लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज होगी। जब और कम टेम्परेचर होगा एक्सटर्नल, तभी ये आइस वापस फ्रीज होगी। तो इसको बोलते हैं डी आइसिंग। तो ऐसे ही बोलते हैं कि जो कार के रेडिएटर्स हैं उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल क्यों डालते हैं, कि जो रेडिएटर है गाड़ी का, उसमें रेडिएटर जो भी कार में इथाइलिन ग्लाइकोल क्यों डाला जाता है, क्योंकि जो उसके अंदर पानी है, पानी फ्रीज करता है 0 डिग्री पे। और मान लो हम गाड़ी को ले जाए माउंटेन्स पे, जहां पे ऑलरेडी -2 -3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो वहां जाके ये पानी फ्रीज हो जाएगा। बट अगर इसमें हम इथाइलिन ग्लाइकोल डाल के ले जाएं तो इसके फ्रीजिंग पॉइंट में आ जाएगा डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब नाउ इट विल फ्रीज एट -4 -5 डिग्री सेल्सियस पे, और -2 पे भी फ्रीज ही रहेगा, वो फ्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो गया, -4 डिग्री -5 डिग्री, तो वहां पे ये लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा -2 -3 पे, जब इसमें हम इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर दें। तो इन सब पे थियोरेटिकल क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। और फिर लास्ट टॉपिक आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? कि दो लिक्विड सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक साइड A एक साइड B, तो दोनों तरफ वाटर है, और एक में जो A साइड है उसमें सॉल्यूट ज्यादा है, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और इसको बोलते हैं, जिसमें सॉल्यूट कम है, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो हमसे पूछेंगे कि जो पानी की मूवमेंट है, पानी की जो मूवमेंट होगी वो A to B होगी या B to A होगी, वो हमें बताना है। तो जो मूवमेंट है, कि ये जो हाई कंसंट्रेटेड लिखा गया है, ये लिखा गया है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, कि इस तरफ सॉल्यूट ज्यादा है तो इस तरफ पानी कम होगा, और इधर सॉल्यूट कम है B की साइड, इधर सॉल्यूट कम है तो इधर पानी की क्वांटिटी ज्यादा होगी। बस हमें ये पानी देखना है, पानी कहाँ पे कम है और पानी कहाँ पे ज्यादा है। सॉल्वेंट जहां ज्यादा है, सॉल्वेंट वहां से कम की तरफ आएगा, जो मूवमेंट होगी वो होगी B to A, और B to A उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कि बुक्स में जो डेफिनेशन लिखी होती है वो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट लिखी हुई है, फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लो कंसंट्रेटेड मतलब सॉल्यूट कम है, टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये जो डेफिनेशन है बुक्स में, ये होती है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। तो हमें यही देखना है कि कहाँ पानी कम है, कहाँ पानी ज्यादा है, और इसी की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आती हैं, जिसमें से सबसे मेजर है RBC सेल। कि बोलते हैं RBC सेल 0.9% सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, 0.9% अगर सॉल्ट सॉल्यूशन है तो ये होगा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब ना पानी RBC सेल के अंदर जाएगा, ना पानी बाहर आएगा। बट हमें क्वेश्चन में देंगे कि जो सॉल्यूशन है उसको 1.1% सॉल्ट सॉल्यूशन बना दिया,
कि 1.1% कि बाहर जो नमक है वो ज्यादा कर दिया, बाहर सॉल्ट ज्यादा हो गया तो बाहर पानी कम हो गया, तो पानी अंदर से बाहर आएगा जिससे सेल श्रिंक कर जाएगा और इसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और वैसे ही अगर हमें 0.9 से कम कर दें, 0.7%, 0.8%, तो बाहर नमक कम है तो लिक्विड बाहर पानी ज्यादा है जिससे पानी सेल के अंदर आएगा और सेल करेगा स्वेल। सेल क्या कर जाएगा? स्वेल कर जाएगा, जिसे बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन आरबीसी सेल इज प्लेस्ड इन 1.1% सॉल्ट सॉल्यूशन। तो एक तो ये एप्लीकेशन हो गई, और एक कि जैसे हम सैलेड काटते हैं और सैलेड काटने में उसके ऊपर अगर सॉल्ट डाल दें तो प्लेट में थोड़ी देर में पानी आ जाता है, कि सैलेड लॉस ऑफ वाटर, कि बाहर सॉल्यूट ज्यादा हो गया तो बाहर पानी कम हो गया जिससे पानी अंदर से बाहर आता है ड्यू टू ऑस्मोसिस। इसी पे ही सीबीएसई में क्वेश्चन आ जाता है, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट और मीट बाय सॉल्ट और शुगर, कि अगर हम एक फ्रूट पे सॉल्ट डाल दें या शुगर डाल दें तो इट लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, और बोलते हैं जो अंदर के बैक्टीरियाज होते हैं, ड्यू टू विच बैक्टीरियाज डाइज, जो अंदर के बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाते हैं, जिससे फ्रूट और मीट थोड़ी देर एक्स्ट्रा टाइम के लिए प्रिजर्व हो जाता है। वैसे इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर हम रेजिन्स को या वेजिटेबल्स को या फ्लावर्स को पानी में डाल दें, पानी में डिप कर दें, फ्लावर्स को पानी में डिप कर दें तो क्या होगा? वेजिटेबल को तो पानी उसके अंदर जाएगा, सो दे बिकम फ्रेश व्हेन डिप्ड इन वाटर। तो ये सारी इसकी एप्लीकेशन है ऑस्मोसिस की, इन पे रीजनिंग क्वेश्चन बन जाते हैं। सो लर्न दिस, रिमेंबर देम। और फिर ऑस्मोसिस के बाद जो हमारे लिए न्यूमेरिकल की टर्म है उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, कि पानी कहां से कहां आ रहा है? B to A। तो जो B की साइड पानी आ रहा है, अगर उसी में हम एक प्रेशर क्रिएट कर दें, यहां से एक प्रेशर लगा दें कि जिससे पानी का फ्लो the pressure at which net flow of water is zero, net flow of solvent is zero, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करेंगे पाई से, और फॉर्मूला हो जाता है CRT। C मतलब कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, कि मोलैरिटी का ही दूसरा नाम कंसंट्रेशन है। R आइडियल गैस कांस्टेंट, और इस चैप्टर में R की वैल्यू यूज होगी 0.0821, कि R की वैल्यू लीटर्स के साथ ये होती है, और एनर्जी वाले चैप्टर में काइनेटिक्स में और इलेक्ट्रो में R की वैल्यू होती है 8.314। तो ये वैल्यूज हमें याद रखनी है। और T मतलब टेम्परेचर, और टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन्स। तो ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। और इससे भी ज्यादा प्रेशर लगा दें अब,
जिस साइड हम प्रेशर लगा रहे हैं उससे भी ज्यादा प्रेशर लगा दें तो जो फ्लो ऑफ लिक्विड है वो ही उल्टा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। कि जो पानी बी से ए की तरफ आ रहा था अब वो पानी ए से बी की तरफ जाने लग जाएगा, क्योंकि हमने इधर से इतना ज्यादा प्रेशर लगा दिया। और यही कॉन्सेप्ट यूज होता है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में, कि पानी से नमक हटाने के लिए या नमक वाले पानी से पानी को अलग करने के लिए डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई। सो नोट देम, अंडरस्टैंड देम। अब इसके हम न्यूमेरिकल बाद में करेंगे। पहले एक चैप्टर में लास्ट टॉपिक आता है कि इन्हीं प्रॉपर्टीज के साथ वेंट हॉफ फैक्टर, कि एक टॉपिक यूज होता है वेंट हॉफ फैक्टर का। क्या होता है ये टॉपिक? कि हमने कहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। जैसे हमने 500 ग्राम वाटर में ग्लूकोज डाल दिया और उसी में हमने NaCl डाल दिया, दूसरे कंटेनर में NaCl डाल दिया, तो क्या बोलेंगे कि जैसे कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम ले लेंगे कि रिलेटिव lowering of vapor pressure of NaCl is double than that of glucose. Give reason. कि हमने दोनों में डाला, जैसे 100 पार्टिकल्स ग्लूकोज के और 100 पार्टिकल्स NaCl के। अभी हम 100 से एग्जांपल ले लेते हैं। तो NaCl क्या है कि वो जैसे ही पानी में जाता है वो Na+Cl-, Na+Cl- कि वो आयंस में टूटने लग जाता है, कि एक NaCl 2 आयंस में टूट गया, एक Na+ और एक Cl-, कितने आयंस हो गए? 2। कि एक NaCl के जो पार्टिकल्स हैं वो डबल हो गए, इसलिए जो उसका वेपर प्रेशर है वो भी डबल हो गया, जबकि ग्लूकोज आयोनाइज नहीं होता, तो उसके 100 के 100 पार्टिकल ही रहेंगे और NaCl के हो जाएंगे 200 पार्टिकल्स। कि जो NaCl है वो तो आयंस में टूट गया और जो ग्लूकोज है वो आयंस में नहीं टूटता। तो हम क्या आंसर देंगे कि NaCl डिसोशिएट इनटू Na+ एंड Cl-। तो अब NaCl जो उसका आंसर हुई है, जितना हम सोच रहे थे उससे डबल आ रहा है, तो यहां भी उसका आंसर मैच करने के लिए इस I का टॉपिक यूज होता है। इस I का टॉपिक यूज होता है। एक होती है डिसोसिएशन, एक होती है डिसोसिएशन और एक होती है एसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स का इंक्रीज होना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का इंक्रीज होना, और एसोसिएशन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपस में जुड़ रहे हैं उनका डिक्रीज होना। तो डिसोसिएशन, तो इसके भी फर्दर 2 टाइप आते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट की और एक वीक सॉल्ट की, या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे NaCl, KCl, ये सब हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कि ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, और वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो पार्शियल डिसोसिएशन करता है, कि 100 में से 20 मॉलिक्यूल टूट गए और बाकी एज इट इज रह गए। तो इनमें हमें साथ में यूज करना है अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
कि अगर अल्फा कुछ नहीं दे रखा तो हम मानेंगे 100%। 100% मतलब अल्फा इज 1 और उसका मतलब होता है कंप्लीट डिसोसिएशन। कि अगर क्वेश्चन में हमें कंप्लीट डिसोसिएशन दे दें तो हम अल्फा को 1 मानेंगे, एल्स अल्फा गिवन होगा 40%, 50%, 80%, उसको हम लेंगे। और फिर यहां पे हमारा फॉर्मूला बनता है कि वेंट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। और जितनी भी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कि पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी थी, RLVP, दूसरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर पाई। अब इन सब में हम आई को डिनोट कर देंगे कि P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और उसके आगे लगा देंगे आई। डेल्टा TB आई इंटू KB इंटू M, डेल्टा TF आई इंटू KF इंटू M, और पाई इज इक्वल टू आई CRT। इस आई को क्यों लगाया, जैसे हमने पानी में डाला K2SO4। अब K2SO4 डिसोशिएट होता है 2K में और एक SO4 में, 2K प्लस और एक SO4। तो हम बोलेंगे जितने इसके आयंस बन रहे हैं वो हो जाते हैं N मतलब नंबर ऑफ आयंस। और बोल दिया स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन हो रही है तो अल्फा हो गया 1। तो हमारे जो आंसर है K2SO4 से जो थ्योरेटिकल आंसर आ रहा है और जो प्रैक्टिकल आंसर आएगा, तो जो प्रैक्टिकल आंसर होगा वो इसका 3 टाइम्स होगा, क्योंकि उसके 3 आयंस बन रहे हैं, वो 3 टाइम्स उसके जो पार्टिकल है वो बढ़ गए। और इन्हीं दोनों आंसर को मैच करने के लिए ये आई का टॉपिक लगा दिया कि हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा थ्योरेटिकल आंसर और प्रैक्टिकल आंसर दोनों आपस में सेम आ जाएं। तो इसे K2SO4 पे NCERT का लास्ट क्वेश्चन होता है, फिर हम एसोसिएशन को डिस्कस करते हैं। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन ऑफ NCERT K2SO4 कि कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर व्हेन 25 mg K2SO4 is dissolved in 2 liter of water at 25 degree Celsius, assuming complete dissociation। तो उसमें हमें I को लेना पड़ेगा। कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब 1 प्लस N3 है, 3 माइनस 1 इंटू 1, तो I आ जाएगा 3। टेम्परेचर को चेंज करना है केल्विन में, तो 298 केल्विन, और पाई हमें निकालना है, तो पाई का फॉर्मूला ICRT। C मतलब मोल्स बाय वॉल्यूम, तो इसके हमें बनाने हैं मोल्स। तो ये एक तो मास गिवन है मिलीग्राम में, इसको ग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड इंटू 10 की पावर -3, और K2SO4 का मोलर मास 174, पोटेशियम का 39, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। बस इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करना है। बस मेजर है ये I। अगर ये I मिस हो गया आयनिक में, आयनिक सॉल्ट्स में, तो पूरा आंसर गया। 3 मार्क्स का यही क्वेश्चन अभी 2-3 साल पहले बोर्ड्स में आया था। तो ये डिसोसिएशन में I का फॉर्मूला, और फिर एसोसिएशन में I का फॉर्मूला। तो डिसोसिएशन में हमें याद रखना है I ग्रेटर देन 1 आएगा, और एसोसिएशन के अंदर I लेस देन 1 आएगा। एसोसिएशन में जैसे NCERT का सेकेंड लास्ट सॉल्ट एग्जांपल होता है बेंजोइक एसिड, कि बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए, इसको बोलते हैं डाइमर। यहाँ पे जो N होता है वो डिनोट करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटिंग,
कि जिनमें एसोसिएशन हो रही है, तो क्वेश्चन में वर्ड लिख देंगे डाइमर तो n इज इक्वल टू 2, ट्राइमर तो n इज इक्वल टू 3, और फिर I बन जाता है 1 प्लस 1/n-1 इंटू एल्फा, कि ये I का फॉर्मूला है एसोसिएशन के अंदर। एल्फा मतलब यहां पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो ये हमें डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन पे आई, और इस आई को फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में यूज करना है। तो जो सॉल्यूट डिसोशिएट नहीं करते, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, एस्कॉर्बिक एसिड, जब तक क्वेश्चन में एसोसिएशन डिसोसिएशन वर्ड ना आए तब तक तो आई 1 लेना है। और जो ये आयनिक सॉल्ट होते हैं, इनमें NaCl, KCl, K2SO4, MgCl2, NaCl, KCl, K2SO4, जितने भी ये आयनिक कंपाउंड है, MgCl2, CaCl2, इन सब में तो I यूज होगा ही होगा, जब चाहे मेंशन्ड हो या ना हो। यूज I, Na2SO4, K2SO4, तो इनमें I का यूज करना ही करना है। और जितने भी कार्बन वाले एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्वेश्चन नंबर 32, 33 एनसीईआरटी का, तो अगर उनमें डिसोसिएशन दे रखी है तो उनकी वीक डिसोसिएशन होती है, और ये जो लास्ट वाली H है बस ये अलग हो जाती है आयंस में। बाकी जो भी फॉर्मूला दे रखा हो कि CH2F, CH2COOH, तो बस ये वाली H अलग हो जाएगी, बाकी जो फॉर्मूला है वो पूरा फॉर्मूला एज इट इज ही रहेगा। N बन जाएगा इनका हमेशा 2, N हो जाएगा 2। फिर या तो I फाइंड करना होगा या I अल्फा की हेल्प से हम निकाल के फिर डेल्टा TF फाइंड कर लेंगे। तो एक तो I के ये फॉर्मूले हो गए, और एनसीईआरटी में इसी टॉपिक को बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास क्यों बोलते हैं इसको एबनॉर्मल मोलर मास? कि डिसोसिएशन मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, जिससे मोलर मास डिक्रीज हो रहा है। तो जो ओरिजिनल मास है उसको बोलते हैं नॉर्मल मास। और एसोसिएशन में यही मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एक बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल मास और ये एबनॉर्मल मोलर मास। तो चाहे एसोसिएशन हो चाहे डिसोसिएशन हो, हमें आई का एक और फॉर्मूला याद रखना है, नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। So this is the formula of I for the normal molar mass and abnormal molar mass. तो ये हर फॉर्मूले में हमें अब I का ध्यान रखना है, और इसी I से ही हमारे क्वेश्चन बनेंगे। इसी I से ही बोर्ड्स में सबसे ज्यादा चांस होते हैं क्वेश्चन आने के। So do it, practice it. So this completes our chapter with important NCERT questions. So this is Saurabh Arora signing off, Chem 3D Mind Catalyst.